तो दूसरी आपकी टाइप थी बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया आपके बीटा चेन्स का डिसऑर्डर है। तो ये पेशेंट जब भी आएंगे 6 मंथ लेटर आफ्टर बर्थ, क्योंकि पहले 6 महीने तक बच्चे के अंदर जो बीटा जो हीमोग्लोबिन होती है वो फीटल हीमोग्लोबिन होती है। अब दो जीन्स होती हैं क्रोमोसोम 11 के ऊपर इसकी बीटा थैलेसीमिया की, मतलब दो, अगर एक डिफेक्ट होगा वो, जिस तरह आपने अल्फा का 1 बाय 1 एक एक जीन का डिफेक्ट किया था, वैसे अल्फा थैलेसीमिया के अंदर जीन्स की डिलीशन थी, लेकिन बीटा थैलेसीमिया के अंदर जीन्स की म्यूटेशन है। तो 1 बाय 1 दो टाइप्स हैं इसकी। एक टाइप है बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया माइनर, जिसके अंदर क्या होगा, वन जीन म्यूटेड होगा, वन जीन म्यूटेड है। पहले इसका बता देता हूं, इसमें क्या होगा, जस्ट लाइक जैसे हमने एमसीवी और हेमाटोक्रिट पढ़ा था अल्फा थैलेसीमिया के अंदर, वैसे ही इसके अंदर हमने हीमोग्लोबिन का चेक करना है। हीमोग्लोबिन 6 महीने के बाद की हिस्ट्री होगी और हीमोग्लोबिन चेक करनी है। हीमोग्लोबिन नॉर्मली अडल्ट के अंदर HbA जो होता है वो 98% होता है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन जो होगा HbA अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होगा वो उसकी क्वांटिटी होगी 85% से 80 to 95%, 80 to 95% होगी इस पेशेंट के अंदर। और HbA2 नॉर्मली होती है 1 to 2%, इन पेशेंट्स के अंदर 3% से 10% तक होगी। फीटल हीमोग्लोबिन, वैसे तो नॉर्मली 6 महीनों के बाद हमने सुना है कि हीमोग्लोबिन जो फीटल हीमोग्लोबिन है एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर HbA के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन लेस देन 1% फीटल हीमोग्लोबिन होती है पेशेंट्स के अंदर। इसमें क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया के अंदर जो HbF है, HbF वो लेस देन 1% से बढ़कर 1 to 5% तक आ जाएगी, जो कि अच्छी बात है इन पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि इनकी जो हीमोग्लोबिन है उसका डिफेक्ट है, एनीमिया का जो ट्रीटमेंट है उसकी प्रोफाइलेक्सिस वगैरह है वो इजी कवर हो जाएंगी। दूसरी इसकी टाइप है मेजर बीटा थैलेसीमिया मेजर। मेजर नाम से पता चल रहा है, मेजर मतलब इसके अंदर क्या होगा, दो जीन्स ऑलरेडी ही दो जीन्स है, लेकिन दोनों की ही म्यूटेशन हो जाती है। इन पेशेंट के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन HbA यहाँ भी लिख देता हूँ, HbA लेवल इनका 80 to 5%, दोनों जीन ही म्यूटेट हो गए हैं। तो इनकी क्या होगा, इनके अंदर 0% हो जाएगा HbA, क्योंकि बीटा चेंज होती है अडल्ट के अंदर है, दोनों ही खराब है, दोनों ही नहीं है, सपोज कर लो म्यूटेटेड डिलीटेड है तो दोनों ही नहीं है, तो HbA होगा ही नहीं। HbA2 वो सेम रहेगा, 3 to 10% हो सकता है, किसी भी एज वैल्यू का होगा। इस पेशेंट के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन होगा वो होगा ही फीटल हीमोग्लोबिन, तो इसका 95% हो जाएगा फीटल हीमोग्लोबिन मेजर्स के अंदर। जो माइनर है उसको ट्रीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, माइनर है एक चेन का है तो इतना इश्यू नहीं है, लेकिन मेजर है, मेजर को ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ये वर्ड आपने याद रखना है, इसके अंदर लाइफ लॉन्ग, इसी से रिलेटेड आपके सिम्टम्स होंगे और ट्रीटमेंट, और लाइफ लॉन्ग इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, सारी जिंदगी खून बदलते रहना है। तो अब सिम्टम्स क्या, सिम्टम्स से पहले बता दूं कि जो हीमोग्लोबिन बीटा हीमोग्लोबिन है उसको कोले डिजीज भी कहते हैं। कोले मींस नॉट दैट कोले, COOLEY कोले डिजीज कहते हैं। और ये अल्फा थैलेसीमिया है वो कॉमन होता है एशियंस के अंदर, जो चाइनीज लोग हो गए, जापानीज, हम लोग एशियंस है। लेकिन बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो मेडिटेरियंस के अंदर कॉमन है, मतलब तुर्की के लोगों के अंदर, इजिप्ट के लोगों के अंदर। एज रिलेटेड है बीटा थैलेसीमिया 6 महीने के बाद, एट बर्थ थैलेसीमिया है तो वो अल्फा थैलेसीमिया होगी। एज और प्लेसेस मतलब लोकेशन अकॉर्डिंग टू मैप। एमसीक्यू स्पीक ही एज सबसे पहले आपने देखना ही एज होता है, उसके बाद जो मेन चीज होती है जेंडर,
ये हम मिस कर देते होते हैं कि एज ही नहीं देते। एज रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, एज, उसके बाद आपका जेंडर, देन उसकी लोकेशन कहाँ पे पाया जा रहा है, उसके बाद उसकी प्रीवियस हिस्ट्री एंड सो ऑन, उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर वापस आते हैं। बीटा थैलेसीमिया का सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होंगे? इसके अंदर भी बोन मैरो को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है कंपनसेट करने के लिए। तो पहला सिम्टम क्या होगा? बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ज़्यादा काम करने की वजह से। मसल बॉडी बिल्डर जिसम बनाने के जिम में जिसम बनाते हैं, काम करा करा के मसल्स को इतना मोटा ताज़ा कर देते हैं। तो उसी तरीके से बोन मैरो से भी जब ज़्यादा काम करवाया जाए उस वो भी मोटा ताज़ा तगड़ा हो जाएगा। तो बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। उसके अलावा क्या सिम्टम्स आएंगे? बीटा थैलेसीमिया वाले पेशेंट, बीटा से याद रख लें बीटा चेन का डिफेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया भी बीटा चेन का डिफेक्ट है, ये भी 6 महीने के बाद है, वो भी 6 महीने के बाद। दोनों के अंदर पार्वो वायरस की वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ए प्लास्टिक एनीमिया, सडन ड्रॉप इन हेमाटोक्रिट मतलब सिकल सेल, और सडन ड्रॉप ऑफ मतलब पैनसाइटोपिनिया हो जाए तो ए प्लास्टिक एनीमिया है। और साथ में अगर बीटा थैलेसीमिया की हिस्ट्री है या फिर सिकल सेल एनीमिया की हिस्ट्री है, आपने सोचना ही एक ही है कि वायरस, उसका इन्फेक्शन हुआ वायरस का, पार्वो वायरस। पारो ने काम खराब कर दिया है, पार्वो वायरस B19। पारो जब हो गई है 19 साल की, उसने सारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, ऐसे याद रख ले ये सारे लड़कों को। तो पार्वो वायरस B19 सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया के अंदर ए प्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, ये नहीं भूलना। इसके अलावा सिम्टम्स क्या होंगे? बीटा थैलेसीमिया वाला पेशेंट, कभी आप देखें ना, पेशेंट को देखते क्लिनिकली देखते पहचान जाओगे ये बीटा थैलेसीमिया का पेशेंट है। और ज़्यादातर बीटा के अंदर मेजर का, क्योंकि इनका फेस जिस तरह गुलहरी होती है वैसा हो जाता है, तो इनका चिपमंक फेस हो जाएगा, गुलहरियों की तरह का फेस हो जाएगा। आप नेट के ऊपर सर्च करके देखना चिपमंक फेस ड्यू टू बीटा थैलेसीमिया, आपको क्लियरली दिख जाएगा पेशेंट कैसे होते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने स्पाइक्स रखे होते हैं, जिस तरह बाल खड़े किए होते हैं ना, सेंटर से आगे से बाल खड़े किए होते हैं, तो इनके जब एक्सरेज करवाए जाएंगे तो क्रू कट अपीयरेंस होगा इनका एक्सरेज के अंदर, एक्सरे के अंदर क्रू कट अपीयरेंस होगी, क्रू कट अपीयरेंस होगी। और इनका सर बड़ा हो जाएगा, लाइक फ्रंट से फोरहेड जो बढ़ जाएगा, स्कल का साइज बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे फोरहेड बॉसिंग या फिर स्कल बॉसिंग कहेंगे। सो जब भी आपने चिपमंक फेस, मतलब ऐसा पेशेंट जिसका जानवरों के जैसा मुंह दिख रहा हो, गिलहरियों के जैसा मुंह दिख रहा हो, सोचना ही ये है कि वो बीटा थैलेसीमिया क्यों होता है। इसके अलावा अब ये भी डिफेक्टेड आरबीसीज हैं। जब भी डिफेक्ट होगा आरबीसी का, आपके डिफेक्टेड आरबीसीज को स्प्लीन ने कहना तुम पुत आ जाए इधर, उन सब को उसने पकड़ पकड़ के साइड पे कर जाना, उनको खुद खा ही जाना है, तो बुक खा खा के उसने अपने आप को मोटा ताजा कर लेना है। जिस तरह हाइपरप्लेजिया हुआ उसका, तो स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, स्प्लीनोमेगैली हो, स्प्लीन आरबीसी से तोड़ रही है, हिमोलाइसिस होगी, हिमोलाइसिस की वजह से बिलिरुबिन लेवल ज्यादा होगा, जॉन्डिस हो जाएगा। आपका बिलिरुबिन आपके गॉल ब्लैडर्स के अंदर क्यूमुलेट हो सकता है, उसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स होंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? ये बच्चे फलते फूलते नहीं हैं, फिर FTT, फेलियर टू थ्राइव। ये थे सिम्टम्स आपके बीटा थैलेसीमिया के, या आपको या ये सिम्टम्स थे बीटा थैलेसीमिया के। अब इन्वेस्टिगेशन,
सिंपल इन्वेस्टिगेशन, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, आपको बस रट्टा लगाना है, मोस्ट एक्यूरेट ही आता है और मोस्ट एक्यूरेट ही याद रखना है हमने। ट्रीटमेंट, मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट फॉर अल्फा थैलेसीमिया, मैंने कहा था ना इकट्ठे करेंगे तो अल्फा थैलेसीमिया का होगा जेनेटिक स्टडीज, अल्फा थैलेसीमिया का होगा जेनेटिक स्टडीज। जीन्स को स्टडी करें, वो जीन्स कौन कौन सी रिमूव है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे, क्लिनिकली भी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हमने तो कार्रवाई करनी है, किताबी कार्रवाई। तो मोस्ट एक्यूरेट फॉर अल्फा थैलेसीमिया होता है जेनेटिक स्टडीज। बीटा थैलेसीमिया के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, बीटा थैलेसीमिया के लिए, बीटा थैलेसीमिया के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अल्फा और जो आपका बीटा थैलेसीमिया माइनर है उसके अंदर आपने सिर्फ HbA2 का लेवल देखना है। मेजर के अंदर भी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, माइनर के अंदर आपने सिर्फ याद रखना है कि HbA2 जो है मोर देन 3% होगा। ये था आप सॉरी ये ट्रीटमेंट नहीं है, सॉरी मिस्टेक, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। इन्वेस्टिगेशन मोस्ट एक्यूरेट जो है वो थैलेसीमिया का ये है। अब इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जब भी कोई भी आपको थैलेसीमिया जो कोई भी एनीमिया होगा आपने फॉलिक एसिड तो लाजमी देना है, एक्सेप्ट फॉर B12 डेफिशिएंसी, उसके अंदर लाजमी B12 लाजमी देना है फॉलिक एसिड के साथ, उसमें अकेला फॉलिक एसिड नहीं देना, क्योंकि फॉलिक एसिड ने वो B12 जब B12 करेंगे तब करेंगे। तो अब इसका ट्रीटमेंट, दोनों का ट्रीटमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। जो अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा है, अल्फा मिनिमा, मैं पूरा नहीं नाम लिख रहा, मिनिमा, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, उसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो साइलेंट कैरियर्स होते हैं। जो माइनर होंगे अल्फा थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया माइनर, उसके अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, उनका ट्रीटमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। मिनिमा हो गया, अल्फा थैलेसीमिया माइनर हो गया और बीटा थैलेसीमिया माइनर, इन सब के अंदर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट आता है कंप्लेन करता है उसको एनीमिया है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन किताबी कार्रवाई में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट करना है किसका, दो पेशेंट्स का, एक जिसके अंदर दोनों ही जीन्स नहीं है, दोनों जीन्स म्यूटेड है, बीटा थैलेसीमिया मेजर, और जिसके अंदर आपका HbH डिजीज थी, मतलब आपकी 3 जीन्स डिलीटेड थी, अल्फा थैलेसीमिया मेजर और अल्फा मेजर जो है, इनके अंदर लाइफ लॉन्ग आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, दोनों के अंदर लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस को भी यहाँ पे कवर करना है इसी पेशेंट के अंदर। आपने इस पेशेंट को वो ड्रग्स नहीं देने हैं जो हेमोलिसिस कॉज करें, मतलब आपको सल्फोनामाइड ड्रग्स जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे इन पेशेंट्स के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि इन पेशेंट्स को कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एंटी हेमोलिटिक ड्रग्स, हिमोलिटिक ड्रग्स सॉरी, उनमें मेनली सल्फोनामाइड फैमिली, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन पेशेंट्स के अंदर। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इस पेशेंट की स्प्लीन ही रिमूव कर सकते हैं, स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लीनोमेगाली होगी तो आपको रिमूव ही करना पड़ेगा। जब भी स्प्लीनोमेगाली होती है आप यूजुअली उसको रिमूव ही करते हैं, स्प्लीनेक्टमी करेंगे। और इस पेशेंट को क्या होगा, बार बार इसका
स्प्लीनेक्टमी का एक तो ये है स्प्लीनोमेगाली हो गई है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि स्प्लीन जो है, जो बने हुए ऑलरेडी आरबीसीज हैं, खुद जब तक टूट नहीं जाते हैं तब तक वो ख़त्म, मतलब जब तक वो टूट नहीं जाते हैं तब तक तो वो बॉडी के अंदर ये नहीं काम कर रहे होंगे। स्प्लीन रिमूव कर देंगे, स्प्लीन उन डैमेज आरबीसीज को खाएगी नहीं, उनका उनसे ज़्यादा काम लिया जाएगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा स्प्लीनोमेगाली हो गई है, स्प्लीनोमेगाली को तो रिमूव करना ही होगा उसने स्प्लीन को। अब मैंने जब बार बार बोला था कि इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर आयरन लेवल ज़्यादा हो जाएगा। आयरन लेवल ज़्यादा होना पेशेंट को, उसको कहते हैं हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस को लाजमी आपने कवर करना है। क्रोमाटोसिस एक बात पल्ले बांध दे, जब भी हीमोक्रोमाटोसिस होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, हीमोक्रोमाटोसिस को लाजमी कवर करना है, क्योंकि आयरन जिस भी आपकी बॉडी की टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो गया उसको डैमेज कर देगा। बहुत कॉम्प्लिकेट से करके पूछा जा सकता है कि पेशेंट का टिश्यू डैमेज हो गया है और इसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा था, तो कौन सी डिजीज़ है, आपको हीमोक्रोमाटोसिस नहीं पूछा जाएगा, अदर कॉम्प्लिकेशंस होंगी ऑफ कोर्स। तो हीमोक्रोमाटोसिस की वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी के जो है डैमेज हो रहे हैं। तो हीमोक्रोमाटोसिस से बचने के लिए आप कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, आयरन चिलेटिंग ड्रग्स। आयरन चिलेटिंग ड्रग, उनके ड्रग्स के कुछ नाम याद रख लें, याद करने हैं तो कर लें, वरना बेसिक लेवल पे, एमबीबीएस लेवल पे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। एक ड्रग आपकी है डेफरोक्सामीन, आपकी डेफेरिप्रोन आई थिंक सो, डेफेरिप्रोन थी, डेफासिरोक्स डेफेसिरोक्स डेफेसिरोक्स डेफारोक्साइन डेफारोक्साइन आपकी डेफासिरोक्स और डेफारोक्सामीन डेफेक्सिप्रोन डेफेरिप्रोन या डेफेरिप्रोन, ये ड्रग्स हैं, आपको याद करनी है तो कर लें। लेकिन ये है कि इसको बस व्यू कर लें एक दफ़ा। पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, आयरन चिलेटिंग ड्रग्स लाजमी देंगे इसके अंदर। या आयरन चिलेटिंग ड्रग्स क्या करती हैं, आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेती हैं और यूरिन में लॉस हो जाती हैं। हीमोक्रोमाटोसिस के सिम्टम्स याद रख लें, जस्ट जनरली कि इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है और लिवर सिरोसिस हो सकती है। ये था आपका थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया और अल्फा थैलासीमिया।